नमस्कार, दीपायन न्यूज़ के दीपायन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं जिससे जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। लैब के बारे में, जांच का विषय के बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संगम शुक्ला जी, जो कि एमडी हैं पीजीआई चंडीगढ़ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद दीपायन न्यूज़ को मेरी तरफ से और मेरा साक्षात्कार करने के लिए। जी जी सर, खुद से कुछ परिचय अपना भी दे दें। मैं डॉक्टर संगम एमडी पैथोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से हूँ। डॉक्टर शुक्ला पैथ लैब में कंसल्टेंट हूँ, पत्रकार नगर कंकड़बाग में जो है। तो सर का ये जो पैथो लैब है कंकड़बाग पत्रकार नगर में है। डॉक्टर संगम शुक्ला के नाम से इनका है, संगम डॉक्टर शुक्ला पैथो लैब है। सर, पैथो लैब में आम बीमारियां जो होती है सर, उसमें कौन कौन सी जांच होनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर साहब तो बहुत सी जांच लिख देते हैं, लेकिन जनरली कौन सी जांच जरूरी हो जाती है सर? देखिए, ऐसा है कि कोई भी बीमारी होता है तो उसमें बीमारी किस तरह का है। अगर बुखार है या लीवर का दिक्कत है, किडनी का दिक्कत है, तो जिस भी चीज़ का बीमारी है उसको डायरेक्टेड लोग जांच लिखते हैं। डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, चाहे पल्मोनोलॉजिस्ट हो, तो वो लोग उसी के डायरेक्टेड जांच लिखते हैं। रूटीन टेस्ट में आपको ब्लड के जांच में हम लोग एक कॉमन गेटवे मानिए तो सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया कि हमारे ब्लड में तीन ही चीज़ होते हैं। आरबीसी जो ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे कि वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स बोलते हैं, जो कि कोई भी इन्फेक्शन से और हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। लड़ने के कोई भी बीमारी होगा, इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी हो गया। फिर प्लेटलेट्स है तो ये तीन कंपोनेंट होता है सीबीसी का। तो रूटीन ब्लड टेस्ट में सबसे पहले सीबीसी एक कॉमन टेस्ट है, एक गेटवे है। इसके थ्रू देखें कि अगर किसी को खून की कमी है, हेमोग्लोबिन कम है। हेमोग्लोबिन कम या तो आपको मान लीजिए आयरन का डिफिशियंसी होगा, जो कि सबसे कॉमन कॉज है खून कमी होने का पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो इसका बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि न्यूट्रिशनल एनीमिया है, WHO है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चला रही है कि जिससे कि आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब सप्लीमेंटेशन के लिए। तो ये आपको हेमोग्लोबिन एक पैरामीटर हो गया जो कि आरबीसी को ये सीबीसी में ये करता है। उसके अलावा आपका प्लेटलेट्स है, कितने इन्फेक्शंस होंगे। जैसे अभी डेंगू का समय आया तो काफ़ी लोग आम आदमी घबरा जाता है कि प्लेटलेट तो कम नहीं हुआ, क्या है नहीं है। ये एक आम परसेप्शन है लोगों का। तो उसमें क्या है कि नॉर्मली जो जैसे कि डेंगू है तो डेंगू में आदमी केवल प्लेटलेट होने से ऐसा नहीं है कि उसी से मर जाता है, उसमें पैथोलॉजी कहीं और है। डेंगू में जनरली कैपिलरी लीकेज हो जाता है, फ्लूइड लॉस होता है। तो फ्लूइड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ्लूइड को देना। उसके अलावा उसी के चलते हिमेटोक्रिट या पीसीबी हम लोग बोलते हैं, वो देखते हैं। फिर इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन है, फिर प्लेटलेट काउंट देखते हैं। तो जनरली 50,000 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 20,000 तक अगर आया तो बहुत अलार्मिंग हो जाता है, लेकिन उसमें मेन है फ्लूइड इनटेक और पैरासीटामोल। तो ये सब प्लेटलेट जो डाउन होने लगता है तो कौन क्या क्या होता है सर? तो प्लेटलेट अगर बहुत कमने लगेगा तो प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग को वो डिटरमिन करता है, ब्लीडिंग को। तो उसमें अगर प्लेटलेट बहुत कमने लगा, नॉर्मल आदमी में जनरली कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल रेंज है। तो उसमें अगर 1 लाख तक भी है, कई बार कोई मेजर सर्जरी आप करा रहे हैं तो कहता है कि कम से कम 1 लाख काउंट होना चाहिए। 1.5 से 4.5 लाख नॉर्मल हो गया प्लेटलेट। कई बार होता है कि इन्फेक्शन में प्लेटलेट घट भी जाता है, कई बार प्लेटलेट बढ़ भी जाता है। तो हम लोग अपना मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट घटने को। प्लेटलेट बढ़ गया तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। तो प्लेटलेट जो है अगर घट गया तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगता है। तो ब्लीड जो होगा वो म्यूकोसल, वो दिखने लगेगा कि आपके चमड़ा के नीचे में ये आ रहा है। ब्रेन में होगा तो ब्रेन में आपको वो हेमरेज के रूप में प्रेजेंट करेगा। GIT ब्लीड कर सकता है, कई बार पेस्टैक्सिस के रूप में प्रेजेंट करता है कि नाक से खून आने लगा। तो वो भी प्लेटलेट की कमी के चलते हो सकता है। तो ये सब चीज़ पैरामीटर लेके आम आदमी को अवगत करना है। प्लस क्या है कि 50,000 तक जब भी आता है प्लेटलेट तो हम लोग को अलार्म लेना है। और ये जो काउंट होता है ये सब जनरली होता क्या है कि मशीन से, सीबीसी जो है वो ऑटोमेटेड मशीन्स है, सीबीसी काउंटर है जो कि देता है, अलग अलग कंपनीज़ का मशीन है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअली देखते हैं कि प्लेटलेट कितना है। क्योंकि काउंटर तो अपना एक साइज फिक्स देता है कि इस साइज का है तो वही पकड़ेगा। अगर उससे बड़ा हो गया तो उसको नहीं पकड़ पाएगा। कई बार होता है जॉइंट प्लेटलेट भी बन जाता है। कई बार होता है कि लेट से आया सैंपल पहुंचा लैब में, अगर कहीं और से लेके आ गया सैंपल तो उसमें भी हो गया, कहीं कहीं प्लेटलेट क्लम्प मिलता है।
तो इसको हम लोग फिर स्लाइड से देख के कंफर्म करते हैं। तो आम आदमी में जहाँ तक जांच की बात है तो वो एक तो सिस्टम डायरेक्टेड बीमारी किस चीज़ का है इस पे ध्यान देना है। अब जैसे इन्फेक्शन है कोई भी तो उसमें भी है, तो इन्फेक्शन में सीबीसी काउंट न्यूट्रोफिलिया हुआ तो कई बार इन्फेक्शन में सीबीसी बढ़ भी जाता है, कई बार हो गया सीबीसी में डब्ल्यूबीसी, आपको इन्फेक्शन में जो है उसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जब बढ़ता है तो घटता है उसको ल्यूकोपिनिया कहते हैं। तो इन्फेक्शन होगा तो कई बार है कि काउंट बढ़ भी गया, काउंट घट भी गया। तो एक मेन एक तरह से समझिए कि गेटवे है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लस उसके अलावा सीआरपी सब कराते हैं जो कि सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन का स्टेटस बच्चों में पता चलता है। अब किसी को यूटीआई है, पेशाब का इन्फेक्शन है, तो उसमें आपको यूरिन का जांच कराना होगा। यूरिन रूटीन टेस्ट में क्लिनिशियंस लिखते हैं रूटीन यूरिन और कल्चर सेंसिटिविटी। कई बार फीमेल्स में भी यूटीआई काफ़ी कॉमन है, तो यूटीआई बच्चों में भी कॉमन है, ओल्ड एज में भी है, तो हर एक एज को यूटीआई इफेक्ट कर सकता है। तो उसमें पेशाब का जांच हो गया। लीवर का अगर दिक्कत है तो एलएफटी है, लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो किसी को जॉन्डिस है तो उसमें बिलिरुबिन कराया, एसजीपीटी, लिपिड प्रोफाइल देखिए, लिपिड प्रोफाइल कुछ बीमारी है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया ये सब है, नहीं तो जो भी एट रिस्क है, ओबेसिटी है, मोटापा है, हार्ट डिसऑर्डर, किसी को हार्ट की बीमारी है, तो लिपिड अगर बढ़ जाएगा तो एक तरह से लिपिड बढ़ने से क्या होगा कि खून जो है वो आपका मोटा हो गया। खून का जो नॉर्मल जो विस्कोसिटी है, अगर उसमें फैट बढ़ गया तो कहीं पे जाके वो जमा हो जाएगा, तो फिर वो क्लॉट कर देता है। तो उसके चलते वो अलग फिर और भी मैकेनिज्म है कि क्लॉट हो गया, बहुत दिन हो गया, एजिंग बढ़ने लगा, फिर एथरोमा हो गया, प्लाक्स हो गया, तो हार्ट अटैक तक कर देता है। तो इसलिए ओल्ड एज में कई बार जो है, इवन अर्ली एज में आजकल तो यंगस्टर को भी लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसमें खान पीन का ध्यान देना है कि क्या लेना है, खाना पीना पे इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो उसमें है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें भी जो है कॉन्सेप्ट की मिक्सचर लेना है, ही नहीं कि कोई एक ही तरह का तेल लें, फिर घी डालडा, तेल मिक्सचर लेना है, हाँ, वो नहीं कि एक ही तरह का, सब में कुछ कुछ अलग अलग खासियत है। जैसे आपको पूफा बोलता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो उसमें क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा डालडा हो गया, घी हो गया, तो ये सबको अवॉइड करना है। सेडेंट्री लाइफ हैबिट, अगर बैठे हुए हैं ज़्यादा तो उसमें फिर अपना एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, नॉर्मल अगर ये भी करते हैं, फिर अगर तभी उसके बाद भी अगर सलाह के बाद ड्रग्स भी आते हैं जो कि लिपिड को लोअर करता है, घटाता है, उसके बाद भी नहीं रह रहा तो आपको ट्रीटमेंट सीख करना है। तो लिपिड प्रोफाइल से ये खासकर स्पेशली हार्ट डिसऑर्डर पे इसका इफेक्ट है, हार्ट पे। तो उसके अलावा वो स्ट्रोक करेगा तो वो इवन माने हार्ट क्या, इवन ब्रेन में भी स्ट्रोक लेके वो प्रेजेंट कर सकता है। तो हेमरेज तो वो भी है कि इलास्टिसिटी है, किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो बीपी जैसे ब्लड प्रेशर का आपको चेकअप कराना है कि हाइपरटेंसिव तो नहीं है। उसके अलावा इम्बोलिक स्ट्रोक होता है तो उसमें खून का थक्का बन सकता है, तो उसमें भी अगर लिपिड आपका बढ़ा हुआ है। उसके अलावा इलास्टिसिटी जो है वेसल का, जो जिसके थ्रू खून प्रवाहित होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वो कड़ा होते जाता है। तो उसमें क्या होगा कि कहीं पे अगर मान लीजिए कड़ापन बढ़ गया और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है ब्रेन स्ट्रोक का। जैसे हार्ट स्ट्रोक का हुआ तो हार्ट अटैक हुआ, तो इस पर हम लोग को ध्यान देना है। अब किसी को किडनी का बीमारी है तो उसमें जैसे क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया है, तो ये सब बेसिक जाँच है जो कि हम लोग करते हैं। उसमें क्रिएटिनिन जैसे बढ़ जाता है तो ये सब किडनी का अगर बीमारी है तो उसको तो हर एक जिस तरह का सिस्टम का बीमारी है उसको डायरेक्टेड जांच करना होगा। जैसे रूटीन जांच में सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी हो गया, रीनल फंक्शन टेस्ट, जो किडनी का आपको आइडिया दे देगा रफली कि कहाँ क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है। लिपिड प्रोफाइल हो गया तो एक नॉर्मल आपको देगा, प्लस आपको रिस्क फैक्टर भी बताएगा। अब जो स्मोकिंग करता है, सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स है, तो उसका और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो हार्ट हो गया, फिर ब्रेन, तो जो चीज़ का आपको बीमारी है उसके ओरिएंटेड आपको करना पड़ेगा। अब किसी को टीबी का शक है, खखार में खून आ रहा है, तो एक स्पुटम का एग्जामिनेशन भी एक पैथोलॉजिस्ट के यहाँ आप जो है सो कि लोग देते हैं स्पुटम, तो उसमें खखार दिया। सरकारी जगह डॉट सेंटर पे इसका जांच बहुत जगह है कि भाई सुबह का खखार लगातार जो है 2 दिन तक देना है। उसमें एसिड फास्ट बेसिली बोलते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस में मिलता है। फिर केवल वही नहीं है, कई बार उसका सेंसिटिविटी और ये स्पेसिफिसिटी से के हिसाब से कई बार होता है कि आपको 30-40% केसेज में ही पॉजिटिव आएगा। फिर एक्सरे कराया अगर लंग का टीबी है तो डिपेंड करता है कि कहाँ का आपको बीमारी है, उस हिसाब से आपको जाँच कराना है। अब किसी को मलेरिया है तो उसमें मलेरिया किट का टेस्ट भी होता है, और ब्लड से हम लोग स्मीयर में भी देखते हैं कि उसका ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। तो ये सब हम लोग स्लाइड पे फिर देखते हैं
किसी को टाइफाइड है तो टाइफाइड है तो फीको ओरल रूट से फैलता है। पानी अगर साफ़ सुथरा नहीं है, उसमें अगर फीकल कंटामिनेशन हो गया तो उसी सब से, जैसे जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरह का बीमारी फैलता है। खासकर हेपेटाइटिस ए, ई या टाइफाइड हो गया तो उसमें फिर टाइफाइड हम लोग किट टेस्ट भी करते हैं, एलाइजा से भी करते हैं, प्लस एक सीबीसी से भी देखते हैं कि भाई इसमें काउंट घटा क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें मदद करती है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई किस बीमारी में कौन कौन सी जांच करानी चाहिए। सर एक चीज़ और, जैसे कैंसर की शुरुआत में कौन सी जांच करनी चाहिए जिससे पता चले कि हाँ ये कैंसर का रूप ले रहा है या कैंसर? देखिए, कैंसर दो तरह का हो गया, या तो आपको ब्लड का कैंसर है तो इसको लिक्विड मैलिग्नेंसी हो गया, या सॉलिड मैलिग्नेंसी। अब कोई भी चीज़ का कैंसर हो सकता है, ऊपर से नीचे, सर से लेके आपके टो तक, कहीं भी। अब किसी को ब्लड कैंसर है तो बच्चा में भी ब्लड कैंसर, आजकल तो कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है, पहले थर्ड वर्ल्ड में था। स्किन कैंसर भी होता है। एक्सपोज्ड एरिया में बहुत ज़्यादा है कि हम लोग का जो लाइनिंग है तो उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ये सब है, वेरिकोस से है, तो काफ़ी तरह का कैंसर है जो स्किन में है। ब्लड का कैंसर है तो बच्चों में जैसे ALL ये सब है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, लेकिन ट्रीटेबल है। अगर जितना जल्दी पकड़ में आएगा तो उसके लिए हम लोग CBC करते हैं, पेरिफेरल स्मीयर देखते हैं कि उसमें कैंसर में, ल्यूकेमिया ये सब में ब्लास्ट मिलता है। जो नॉर्मल जो लिम्फोसाइट्स होता है उसमें बड़ा बड़ा मिलेगा, उसके बाद उसका मॉर्फोलॉजी बदल जाता है, तो उससे हम लोग पहचानते हैं माइक्रोस्कोपी करके। फिर और भी जांच है, फ्लोसाइटोमेट्री, मॉलिक्यूलर स्टडीज़, काफ़ी एडवांस्ड टेस्ट, सब मॉलिक्यूलर मार्कर आ गया है। तो ये सब ब्लड का हो गया। अगर किसी को कहीं पे हाथ में कैंसर है, किसी को पेट में कैंसर है, तो फिर इंडोस्कोपी लेके फिर बायोप्सी लेना पड़ता है। बायोप्सी के बाद फिर हम लोग उसका बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी करने के बाद स्लाइड से कंफर्म करते हैं कि कौन तरह का कैंसर है, एडिनोकार्सिनोमा है कि क्या है, पेट का कैंसर है। तो जहाँ का कैंसर है उसका, किसी को लिम्फ नोड बढ़ गया, यहाँ पे गांठ बढ़ गया, कोई भी गांठ, वो या तो गर्दन में बढ़ा, या तो आपको इवन पेट में ही अगर कैंसर है तो कई बार पेट का कैंसर जो है बायां साइड में आप देखिएगा कि यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड बढ़ गया है, तो वो भी उसको हम लोग FNAC करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो नॉर्मली भी अगर गांठ गिल्टी कहीं पे भी मिलता है जो कि नॉर्मली उतना प्रोमिनेंट नहीं रहता है, तो अगर वो बढ़ गया है, उसका साइज बढ़ा हुआ है, फिर साथ में किसी को बुखार हो गया, वेट लॉस हो गया, तो ये सब चीज़ होता है कि अगर उसका वेट गिर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई भी गांठ बढ़ गया, तो काफ़ी है। ओरल कैंसर भी है, मुंह में जो तंबाकू का जो सेवन काफ़ी करते हैं लोग, गुटखा लेते हैं, तो ओरल कैंसर मैन में काफ़ी कॉमन है। फीमेल्स में फिर ब्रेस्ट कैंसर, तो कई बार तो मोबाइल रहता है, लंप है, फाइब्रोएडिनोमा है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम लोग FNAC करते हैं, फिर बायोप्सी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रूव करते हैं कौन कैंसर है, फिर मॉलिक्यूलर मार्कर है, तो काफ़ी कुछ है। तो जिस भी सिस्टम का बीमारी है उसके हिसाब से फिर हम लोग को जांच करना होगा। तो देखा सर ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, जिस सिस्टम की जो बीमारी है उसके अनुसार जांच होनी ज़रूरी है। और सर अब तो समय थोड़ा हम लोगों का कम है, तो जाते जाते सर ये बताएं कि हमारे मतलब दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो? जाते जाते यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए आपको खान पान पे ही ध्यान देना है। उसका सेडेंटरी लाइफ हैबिट को अवॉइड करना है, योगा प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ नहीं वॉकिंग करिए। उसके अलावा जो है खान पान पे बहुत ध्यान देना है, स्मोकिंग नहीं लेना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, और एडेड रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग विथ अल्कोहल, तो ये सब चीज़ नहीं करना है। उसके अलावा जो है मानसिक शांति बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल पीस जो है। WHO का जो कॉन्सेप्ट आया है तो उसमें है कि आपको नॉट ओनली फिजिकल वेलबींग, बस मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है उसमें। तो इसके लिए आपको दिमाग को भी शांत रखें और अच्छा सोचें, समाज के लिए अच्छा करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि ये प्रोग्राम कैसा आपको लग रहा है। तो हमारे चैनल का ये ग्रोथ है। ठीक, धन्यवाद।